सुनो पर दिल पर मत लो। आपको नीचा दिखाने वाले बदलते रहेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास नहीं गिरना चाहिए। यही तो फिटनेस जर्नी भी कहती है ना। जब आप शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपकी खिल्ली उड़ाएं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। लक्ष्य खुद ब खुद बोलेगा। हो सकता है कि का मजाक बना रहे हूँ, खिल्ली उड़ा रही हूँ, आपको नीचा दिखा रही हूँ, वो खुद असुरक्षित हो। वो बदलते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं बदलना है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और आज हम आ गए हैं स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में। वैशाली नगर स्थित इस जिम में हमारा खास बुलेटिन लेकर सेहत और खबर है साथ साथ है में शुरुआत करेंगे आज के दिन की। बात करेंगे हैपनिंग्स पर, फिटनेस टिप्स भी आपको पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप फिट रहें, क्योंकि हमें आपकी फिटनेस की बड़ी चिंता रहती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या दुनिया भर में हुआ है, क्या होने जा रहा है, जो आपके लिए भी जानना ज़रूरी है और ज़रूरी भविष्य में हो भी सकता है। शुरुआत सबसे पहले करते हैं बड़ी हैपनिंग्स के साथ। बता दें आपको, फ्रांस के एवियन शहर में आज से शुरू होगा G7 समिट। स्लोवाकिया से लौटकर समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील पर चर्चा की संभावना है। कई वैश्विक नेताओं के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठकें भी संभव है। समिट में ईरान और यूक्रेन मुद्दे पर रहेगी सभी की नज़र। फ्रांस पहुंचकर मैक्रो से अहम मुलाकात कर चुके हैं ट्रंप। तो आज फ्रांस के एवियन शहर में आज से शुरू होगा G7 समिट। स्लोवाकिया से लौटकर समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी की शुरुआत फ्रांस दौरे की हो गई थी, फिर फ्रांस के बाद वो स्लोवाकिया पहुंचे थे। स्लोवाकिया के बाद एक बार फिर पहुंचेंगे फ्रांस और वहां पर होने वाले G7 समिट में नेताओं के साथ उनकी जो चर्चा है उस पर खास नजर टिकी है। कई वैश्विक नेताओं के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठकें संभव है। खासतौर पर समिट में ईरान और यूक्रेन मुद्दे पर नेताओं की नजर रहेगी। फ्रांस पहुंचकर मैक्रो से अहम मुलाकात ट्रंप कर चुके हैं और इसमें मोदी और ट्रंप के बीच चर्चा और मुलाकात की भी संभावना, जो लगातार हमने आपको इस दौरे की शुरुआत के साथ ही फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर बता दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका का B-52 बॉम्बर विमान क्रैश हुआ है। दुखद जानकारी, क्योंकि विमान हादसे में यूएस सेना के 8 जवानों की मौत की खबर है। कैलिफोर्निया में उड़ान भरने के बाद विमान क्रैश हुआ। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से विमान ने उड़ान भरी थी। तो बता दें कि अमेरिका का B-52 बॉम्बर विमान क्रैश हो गया है। इसमें सेना के जो 8 जवान हैं उनकी दुखद मौत हो गई। कैलिफोर्निया में उड़ान भरने के बाद विमान क्रैश हुआ। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से विमान ने उड़ान भरी थी। हालांकि किस वजह से बॉम्बर विमान क्रैश हुआ, हादसे के पीछे कारण क्या रहे, क्या किसी तरह की इसमें कोई संदिग्ध बात है, या फिर ये एक तकनीकी रूप से इस तरह की परिस्थितियां हुई जिसके चलते ये क्रैश हुआ था, मौसम संबंधित वजह रही, अभी साफ नहीं है। ये जांच के बाद ही साफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। रूस का Tu-2020 M3 बॉम्बर विमान क्रैश हुआ है। नियमित प्रशिक्षण के दौरान विमान क्रैश हुआ है। रूस का जो Tu-22 M3 विमान है वो बॉम्बर क्रैश हुआ है। साइबेरिया के इरकुत्स्क क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये विमान। बता दें कि लैंडिंग के दौरान इंजन फेलियर से विमान क्रैश की आशंका है। विमान में सवार 4 क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो एक और खबर है बॉम्बर विमान क्रैश होने से जुड़ी, ये रूस का Tu-22 M3 है। प्रशिक्षण के दौरान बता दें कि विमान क्रैश हुआ था। साइबेरिया के इरकुत्स्क जो क्षेत्र है उसमें विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लैंडिंग के दौरान इंजन फेलियर से विमान क्रैश की आशंका है। विमान में सवार 4 क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये राहत की बात है कि विमान तो क्रैश हुआ, लेकिन जो उसमें क्रू मेंबर्स थे वो सुरक्षित हैं, उन्हें बचा लिया गया है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। चलिए ये तो थी आज की बड़ी खबरें, लेकिन अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर। फिर बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबर की। सबसे पहले आपको बताते हैं पहली प्रकाशित खबर इंग्लिश न्यूज़पेपर की। अ विन-विन फॉर इंडिया स्लोवाकिया फ्रेंडशिप। पीएम नरेंद्र मोदी वॉज conferred Slovakia's highest civilian honor, the Order of the White Double Cross First Class, during his visit to स्लोवाकिया ब्रोटिस्लावा ऑन मंडे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्लोवाकिया पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये वाकई गर्व की बात रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के गौरव का विषय भी है और वो गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं सम्मान के बाद। बता दें व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि दिस मार्क्स 33rd इंटरनेशनल अवार्ड
on him by a foreign nation. PM Modi is the first Indian Prime Minister to visit Slovakia since the country gained independence, making the trip a significant milestone in India-Slovakia relation. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब से स्लोवाकिया को आज़ादी मिली है उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री कि ये पहली यात्रा थी, ये वाकई इतिहास बनाने वाली यात्रा रही और इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी भी विदेशी देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला ये 33वां सर्वोच्च सम्मान है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार भी रखे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जो लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई भी थी। खास मुलाकात जब हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठक हुई, उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और फिर नजर है रक्षा आर्थिक सहयोग पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। शिप्स ऑफ वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स, लेट द ऑयल फ्लो। The Strait of Hormuz will be completely open from Friday after a deal between Iran and the US to end the Middle East war, the limited shipping in the critical bottleneck, President Donald Trump said on Monday. तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज जो है वो पूरी तरह से खुल जाएगा क्योंकि अब जो है डिजिटल साइन भी हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान की ओर से शांति वार्ता समझौता होने के बाद राहत की खबर आई क्योंकि एक तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि हम हमारे अमेरिकी नौसैनिकों को हटा लेंगे। साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज है वो वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए बिना किसी टोल के खुल जाएगा, शुरू होगा। ये भी एक बिंदु रहा समझौते का और कल डिजिटल साइन भी हो गए थे। Speaking at the start of bilateral talks with French President Emmanuel Macron ahead of a G7 summit in France, Trump added, "I don't think we are going to need much help on keeping the strait open after London and Paris proposed a joint mission." Trump said that the strait was already partially open, although there was hunting going on to ensure it was demanded. साथ ही उन्होंने ये भी कहा जब उनकी मुलाकात हुई थी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अब पूरी तरह से ओपन कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकारा कि पहले भी पार्शियली ओपन था, कुछ कुछ हिस्से जो थे, लेकिन उसके लिए जो टोल वसूली हो रही थी और जो बातचीत की बात हो रही थी इसके लिए वो अब जिसकी आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी क्योंकि अब पूरी तरह से बिना किसी टोल के ओपन होने की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि अब नज़रें 19 जून पर भी हैं जब बाकायदा जो समझौते के बिंदु हैं वो भी सार्वजनिक किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। विद फार्मर्स ऑन बोर्ड यूपीज जेवर ड्रीम्स गेट न्यू विंग्स। नियरली 170 villagers from Jewar region whose land was acquired for the development of Noida International Airport boarded one of the first passenger flights from newly operational airport on Monday. तो इसकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है क्योंकि नोएडा में जो शुरुआत है जेवर एयरपोर्ट की वो हो चुकी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके पीछे का मकसद यही है कि जो सुविधाएं हैं उसमें इजाफा तो हो ही, यातायात जो है वो सुगम हो हवाई यात्रा के लिहाज से, लेकिन एक कोशिश ये भी थी कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो भार है वो कुछ कम हो। और जब पहली जो फ्लाइट थी उसकी सुरक्षित लैंडिंग इस जेवर एयरपोर्ट से हुई तो फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र किया और जो 170 विलेजर्स थे जेवर रीजन जो कि पहली बार इसमें सवार थे, बता दें कि उन्होंने भी इस पर खुशी जाहिर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी देखिए मुलाकात किस तरीके से हुई थी। बता दें कि लॉन्च डे फ्लाइट टू लखनऊ कैरिड 172 विलेजर्स इंक्लूडिंग 28 विमेन, मोस्ट ऑफ देम फर्स्ट टाइम फ्लायर्स। तो जो कुल 172 बताए जा रहे हैं उनमें से जो 28 थी वो ऐसी महिलाएं थी जो कि पहली बार फ्लाइंग कर रही थी, पहली बार विमान में बैठी हुई थी और ये भी एक चर्चा का विषय रही। और फिर इस पर जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी तो उन्होंने इसे खुशी का पल भी बताया, गर्व का पल भी बताया। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। सीजेपी फाउंडर अभिजीत स्लैप्ड मल्टीपल टाइम्स एट जयपुर प्रोटेस्ट। अ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीजेपी एट शहीद स्मारक नियर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट टर्न्ड chaotic Monday when party founder Abhijit Deep was allegedly slapped and manhandled before addressing supporters. तो कल जो सीजेपी है कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक में प्रदर्शन किया गया था। ये प्रदर्शन ने तब तनावपूर्ण माहौल और उग्र रूप ले लिया जब अभिजीत दीप के जो कि सीजेपी के संस्थापक हैं उन्हें कुछ युवकों के द्वारा थप्पड़ मारा गया था। जब ये पूरी घटना हुई तो फिर उनके जो समर्थक थे या कहीं सीजेपी
कि पार्टी से जुड़े जो अन्य लोग थे जो उनका समर्थन करने आए थे वो और ये युवक आमने सामने हो गए। चलिए आगे पूरी खबर में जानते हैं क्या पूरी घटना थी। सीजेपी मेंबर्स वर प्रोटेस्टिंग in NEET exam. Deepke, who was being carried on supporters' shoulders, was allegedly slapped multiple times after people pulled his scarf, dragged him down. तो अभिजीत दीपके को कुछ लोग जब युवा थे वो मंच की ओर कंधे पर बिठाकर लेकर जा रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग घुसे और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद हालांकि कुछ युवकों को हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद जो तनावपूर्ण माहौल था वो ज़रूर दिखाई दिया था जब कल ये प्रदर्शन हुआ था। ये बता दें कि ये नीट पेपर लीक से जुड़ा था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे थे, साथ ही बेरोजगारी की बात कर रहे थे और इसी को लेकर के कहा गया कि सीजेपी फाउंडर प्रदर्शन के लिए जयपुर पहुंचे थे, लेकिन इस पूरी घटना ने तनावपूर्ण माहौल कुछ देर के लिए जरूर बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर की। सबसे पहली प्रकाशित खबर आपको बताते हैं, समस्याओं का अंतिम पड़ाव बन रहे शहरी सेवा शिविर। बता दें आपको, मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा भी उन्होंने की थी। इस दौरान उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों से संवाद कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और शिविर की कार्यप्रणाली को लेकर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का भी अवलोकन किया और नामांतरण, भूपयोग, भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्शन, सड़कों और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत जैसे कार्यों की जानकारी ली थी और आमजन से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। आरटीआई आवेदन दायर करना नया धंधा बन गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने सड़क निर्माण कार्य में सरकारी कर्मचारी के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने के लिए आरोपी एक आरटीआई कार्यकर्ता और उसके सहयोगी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार तथा आरटीआई कानून के तहत आवेदन दायर करना अब नया धंधा बन गया है। न्यायाधीश संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार बहल और एक अन्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी और सड़क निर्माण कार्य की निगरानी में उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि सड़क निर्माण के लिए धन जारी किया है और निगरानी के लिए संबंधित एजेंसियां मौजूद हैं, ये बड़ी बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। भवानीपुर फतेह करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा से सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग एजेंटों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की सफलता पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को चुनाव में मिली सफलता के लिए बधाई भी दी। कहा कि परिणाम भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, संगठन के प्रति समर्पण और जनसेवा की भावना का प्रतिफल है। और मुलाकात के दौरान कुछ ये तस्वीरें लगातार हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर दिखाई भी थी जब ये मुलाकात हुई थी। साथ ही सीएम से मुलाकात भी की गई थी, लेकिन साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने जो है इसका नेतृत्व भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। तो ये खबर राहत देने वाली भी है, खुश कर देने वाली खबर भी है, क्योंकि अब घर बनाने का सपना सस्ता हुआ है। कैसे, पूरी खबर में जानेगा। 250 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर सिर्फ 2500 रुपये में मिलेगी भवन निर्माण स्वीकृति। शहरी सेवा शिविर 2026 के बीच राज्य सरकार ने आमजन को बड़ी राहत दी है। भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग अर्थात UDHLSG ने स्पष्ट किया कि 250 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भवन निर्माण स्वीकृति के लिए अब केवल 2500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इससे छोटे भूखंड मालिकों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलेगा। भवन निर्माण की प्रक्रिया अधिक आसान हो सकेगी। 10 जून को जारी आदेश के बाद शुल्क को लेकर विभिन्न निकायों और असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए विभाग ने विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इसके अनुसार 250 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों के मामले में भवन स्वीकृति शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि बेसमेंट के साथ साथ जो पार्किंग शुल्क है, बेटरमेंट लेवी है, पौधारोपण शुल्क है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क में किसी प्रकार की कोई छूट देने की बात नहीं की गई है। तो चलिए, ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबर। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्यों ना हम ब्रेक ले रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, खुली हवा में सांस लीजिए, वॉक करिए, पानी पीजिए, थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहे हैं आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले जहां हमने बात की थी बड़ी हैपनिंग्स की, अब हम बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, क्योंकि आपकी फिटनेस की हमें भी बड़ी चिंता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज जिम मेंबर हैं, ये इनका नाम है सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, सबसे पहले तो वेलकम फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब सुनील जी, फिटनेस की जब शुरुआत करते हैं तो आपके दिमाग में फिट रहने का ख्याल कैसे आया?
कब से आप जिम जा रहे हैं और क्या आपकी फिटनेस जिम तक ही सीमित है या फिर घर में भी कुछ इसके लिए आप करते हैं? नहीं, देखो, मैं फ़िटनेस को लेकर के थोड़ा अवेयरनेस रखता हूँ, क्योंकि पहले मैं काफ़ी मेरी इम्यूनिटी पावर वीक थी, तो उसके कारण मैं दिन जुकाम बुखार समथिंग रहता था। तो आफ्टर जिम ज्वाइन करने के बाद मुझे ये इम्यूनिटी पावर बूस्ट हुई है और मैं टोटल प्रोटीन डाइट पे रहता हूँ। अब डाइट की बात करें तो स्पेसिफिक डाइट में आप क्या लेते हैं? क्या प्रोटीन पर ही आपका पूरा फोकस रहता है? अब मेरा पूरा प्रोटीन पे ही फोकस रहता है। अच्छा, कोई बिगनर है तो आपकी जर्नी से सीख करके वो कैसे शुरू कर सकता है? क्या पहला फोकस मशीन पर होना चाहिए या फिर कंपाउंड कुछ और हो सकता है? नहीं, पहला फोकस देखो, दोनों ये पैरेलल चलते हैं, आपकी प्रोटीन डाइट भी और मशीन पे भी वर्कआउट भी, ये दोनों बहुत 70 और 30 का रेशो है, तो दोनों पे फोकस करना पड़ेगा आपको। तो आप वर्कआउट करने से पहले अपनी डाइट में क्या लेते हैं? वर्कआउट के कितनी देर बाद आप खाते हैं? बिफोर वर्कआउट तो मैं ओनली एक कप कॉफ़ी पीता हूँ और एक एप्पल खाता हूँ। आफ्टर वर्कआउट मैं अपना प्रोटीन शेक लेता हूँ, स्मूदी बना के पीता हूँ। देन आफ्टर वर्कआउट के बाद ही मैं प्रोटीन डाइट पे चालू करता हूँ। अच्छा, नियमित कितना समय आप देते हैं जिम को या अन्य और कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको फिट रखे? नहीं, मैं खाली जिम में 2 आवर्स देता हूँ। इसके अलावा वॉक के लिए भी जाते हैं? इसके अलावा वॉक कभी संडे वनडे का कभी मॉर्निंग वॉक करने निकल जाता हूँ। अच्छा, कैसे आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं फिट रहने के लिए? क्या आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर या फिर यहाँ आप बड़े एक्टिव रहते हैं, जो लोग आते हैं उनको वेलकम करते हैं, सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं इतना उस पर फोकस नहीं करता हूँ। बाकी जो है जिम में ही अपना एक्टिविटी वो करता हूँ, ना इंस्टाग्राम पे हूँ, नथिंग, बस खाली फोकस ऑन जिम। चलिए सुनील जी, इस खास बुलेटिन को हम समाप्त भी करेंगे। एक आखिरी फिटनेस टिप्स जो आप दें आज दर्शकों के लिए। मेरा यही कहना है कि आप चाहे कोई भी एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करो, जिम करो, जो आपकी हॉबी है उसको अप्रेंड करो और प्रोटीन डाइट पे रहो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुनील शर्मा जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज हम स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में मौजूद है। इन्होंने बात की और फिटनेस को लेकर बात की कि आपका फोकस पूरी तरह से डाइट पर रहना चाहिए क्योंकि वो बेहद ज़रूरी है। और आज हम भी आपको एक हार्ड ट्रुथ के साथ छोड़े जाते हैं। देखिए, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो क्या पता भविष्य में जल्द ही तकलीफ जोन में आ जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कंफर्ट जोन छोड़ें और अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए, आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे। आज आपको छोड़े जाते हैं महाकाल की विशेष आरती के साथ। नमस्कार।